नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19 यानी कार्यपत्रक संख्या 19 को। यह आपकी 24 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी का अपना चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे और बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जल संसाधनों के संरक्षण के बारे में, यानी जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है और कैसे हम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ये भी हम बात करेंगे इसी वर्कशीट में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वन्य जीवों के बारे में। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, हमारी क्या भूमिका हो सकती है, ये सब कुछ हम आज की इस आसान सी वर्कशीट में समझने वाले हैं। आज की हमारी वर्कशीट थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन बहुत आसान रहेगी और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम बात करेंगे जल संसाधनों के संरक्षण की। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, समझा था कि पूरी पृथ्वी के 71% भाग के ऊपर जल है, केवल 29% भाग है जिसके ऊपर स्थल है। 71% भाग को अगर हम सारे को पानी मान लें, यानी कि वो 100% पानी है, उस पानी में से केवल 2.7% जो पानी है वही ताजा पानी है, यानी कि बाकी पानी खारा पानी है, लवणीय पानी है, नमकीन पानी है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। उपयोगी कितना? पूरी पृथ्वी का जितना पानी है उसका 2.7%, यानी कि वो पानी मीठा पानी है, ताजा पानी है। लेकिन ये सारा 2.7% पानी है वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसमें से भी 2 हिस्से, यानी कि इसमें से 3 हिस्से अगर कर लें तो यानी 2 हिस्से 66% के आसपास, लगभग 1.7% जो पानी है वो बर्फ के रूप में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या जैसे पर्वतीय इलाके हो गए, ग्रीनलैंड हो गए, वहां पर जमा है। कितना पानी रह गया? 1% पानी, यानी 1% पानी ही भी हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। वो भी एक समान रूप से बंटा हुआ नहीं, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है। अब यहां पर भी समस्या खत्म नहीं होती। अब ये जो जल की तंगी है वो समस्या बढ़ती जा रही है, जल संकट है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? इसका कारण यह कि जल तो सीमित है, लेकिन उसकी मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ती जा रही तो उनको पीने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। और जितनी जनसंख्या मतलब इतने अधिक लोग मतलब सबके पास अपना पेट है, भूख भी लगती है, उतना ही अधिक हमें अनाज पैदा करना होगा। तो उसके कारण, साथ ही साथ पोल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण जल संकट एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इसका एक ही समाधान है, हम सभी जागरूक हों और हम सभी जल संरक्षण का प्रयास करें, यानी कि जल का उचित तरीके से प्रबंधन करें। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 पिक्चर दी गई। पहली पिक्चर यमुना नदी की है, इसमें प्रदूषण के स्तर को दिखाया गया। आप सभी दिल्ली वालों ने यमुना नदी को जरूर देखा होगा। यमुना नदी अगर बारिश के दिनों में देखा तो उसके पानी का रंग थोड़ा अलग होता है, बाकी दिनों में इसमें काले रंग का पानी बहता है। काले रंग का पानी कभी आपने टीवी वगैरह में देखा, पढ़ा, सुना? नहीं सुना ना। काले रंग का पानी मतलब ये प्रदूषित पानी है, पॉल्यूटेड पानी है। इसमें दिल्ली का गटर होता है, जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हुई है उनका जो भी कह सकते हैं कि अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इसमें बहा दिए जाते हैं। और इसके कारण इतना ज़्यादा ये पॉल्यूटेड पानी हो गया कि आप पीने की या नहाने की बात तो छोड़िए, अगर इसमें आप हाथ धो लोगे ना तो स्किन से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक समस्या है जिसके कारण जल संकट जैसी समस्या पैदा हो गई। दूसरी तरफ देखिए, एक और हमें पिक्चर दी गई, इसमें बात किया गया कि कैसे हम जल संरक्षण कर सकते हैं। इसमें स्प्रिंकलर यानी कि पानी छिड़कने की विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इससे फसलें उत्पन्न की जाती है, फसलें पैदा की जाती है, विशेष तौर पर जो शुष्क इलाके होते हैं जहां पे पानी की कमी होती है वहां पर। तो ये 2 तरीके, एक तरफ तो दिया गया प्रदूषण जो समस्या खड़ी कर रहा है, और दूसरी तरफ दिया गया एक समाधान जिससे कि हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। चलिए कुछ और विधियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे हम जल को बचा सकते हैं, जल का सही उपयोग हम कर सकते हैं। तो वन तथा वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। पहला तो ये अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो धरातलीय पानी है उसके प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। वो पानी सीधा बह करके नदियों में नहीं जाएगा, नदियों से बह करके समुद्र में नहीं जाएगा, उसका काफी हद तक जो पानी है वो जड़ों से होते हुए नीचे भूमिगत जल तक पहुंच जाएगा, यानी कि जो भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर, वो रिचार्ज हो जाएगा। एक तरीका यह कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा, पानी के रिसने से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खेती की सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नहरों को ठीक से पक्का किया जाना चाहिए। यानी कि जो नहरें हैं या जो खेतों में नालियां बनाई जाती है उन नालियों को पक्का किया जाना चाहिए। वैसे वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो ज़्यादातर नालियां पक्की हो चुकी हैं। इससे एक तो जल संरक्षण होता है क्योंकि वो रिस करके नीचे नहीं जाएगा, उसका हम कम पानी में अधिक इलाके में सिंचाई कर पाएंगे। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। तीसरा तरीका है रिसाव और वाष्पीकरण के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकने के लिए स्प्रिंकलर से सिंचाई अधिक प्रभावी होती है। ऊपर दिए गए ना ऐसे फुहारा,
फुहारा से हम सिंचाई कर सकते हैं। इससे एक तो वाष्पीकरण नहीं होगा उस पानी का, एक वो जो पानी है उसका रिसाव नहीं होगा, यानी कि कम पानी में हम ज़्यादा इलाके में सिंचाई कर पाएंगे। ओके, और जल्दी भी सिंचाई हो पाएगी। तो एक ये भी तरीका है, विशेष तौर पे शुष्क इलाकों में। इसके साथ साथ वाष्पीकरण की दर वाले शुष्क इलाकों में सिंचाई की ड्रिप या फिर टपकन विधि भी उपयोगी है। टपकन विधि क्या होती है, जैसे पाइप बना दी, यहाँ पे एक होल छोड़ दिया छोटा सा, एक यहाँ पे होल छोड़ दिया, यानी कि जहाँ जहाँ पौधा है उसके पास होल छोड़ दिया, तो उससे सिंचाई की जाती है। आमतौर पे जो बाग वगैरह होते हैं राजस्थान में या हरियाणा में बाग है, तो उसमें इसी विधि से सिंचाई की जाती है, जिसको हम टपकन, चूअन या फिर ड्रिप विधि कहते हैं। इससे भी जल संरक्षण किया जा सकता है। संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर हम अपने मूल्यवान जल संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप घर में भी कई सारे उपाय कर सकते हो। जैसे जब भी आप मान लीजिए ब्रश करते हो तो आप मग में पानी लीजिए, जब नहाते हो तो आप बकेट में पानी लीजिए। ओके, इसी तरीके से कहीं लीकेज है तो आप इंजीनियर बन जाइए, उस लीकेज को ठीक कर दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय है जिसे हम अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक, तो ये तो बात हुई जल संसाधन की। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों की। अब ये प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? वनस्पति पता ना, यानी कि घास, पेड़ पौधे, फसलें, ये सभी वनस्पति है। ओके, ये सभी क्या है? वनस्पति है। प्राकृतिक वनस्पति क्या होगी? प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वो वनस्पति जो अपने आप उगती बढ़ती है, यानी कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप उगने और बढ़ने वाली वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। आपके घर में पौधे हैं, वो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, क्योंकि आपने उनकी हेल्प की है। लेकिन सड़क के किनारे जो घास वो अपने आप उगी बढ़ी है, तो प्राकृतिक वनस्पति है। जो वनों में पेड़ है अपने आप उगते बढ़ते हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति है। जो पर्वतीय इलाकों में पेड़ पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति है। तो प्राकृतिक वनस्पति कौन सी होती है? वो वनस्पति जो अपने आप उगती और बढ़ती है बिना किसी मानवीय सहायता के, उसको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच के संकीर्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी प्राकृतिक वनस्पति हो, वन्य जीव हो, चाहे हम हो, जीवन कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों मिलते हैं। यानी कि ये तीनों मान लीजिए कि यहाँ पे मिल रहे हैं, ये इनके बीच का जो इलाका होगा वहाँ पे जीवन संभव होता है, जिसको बोलते हैं हम जीव मंडल। अब यहाँ पर हम रहते हैं तो यहाँ पे स्थल भी है ना, यहाँ पे वायु भी है, यहाँ पे जल भी है, इसलिए जीवन भी है। केवल पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर तीनों चीजें उपलब्ध है, तीनों मंडल उपलब्ध है। ओके, तो जहाँ पर जीवन संभव होता है उसको हम बोलते हैं जीव मंडल। अब जीव मंडल में जितने भी प्राणी होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। यानी कि जितने भी प्राणी हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। साथ ही साथ हम आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी क्रिया करते हैं। इसको बोलते हैं हम पारितंत्र। क्या बोलते हैं? पारितंत्र। इसको हम पारिस्थितिकी भी बोल सकते हैं, इकोलॉजी बोल सकते हैं। यानी किसी भी स्थान पर जीवमंडल में रहने वाले समस्त जीव जंतु आपस में अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। साथ ही साथ जो भौतिक वातावरण है उसके साथ भी वो इंटरेक्शन करते हैं। इसको बोलते हैं वहाँ का पारिस्थितिकी, इकोलॉजी या फिर पारितंत्र। वन्य जीवों में जैसे पशु, पक्षी, कीड़े, जलीय जीव और सूक्ष्म जीव सब कुछ शामिल आ जाते हैं। अगर हम वन्य जीवों की बात करें तो वो सब कुछ इसमें शामिल है। पक्षी कीड़े खाते हैं, अपघटक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि कीड़े खाते हैं, साथ साथ अपघटक का भी कार्य करते हैं, यानी जो शरीर होते हैं, मृत शरीर होते हैं, उसको वो निपटान करते हैं। ऐसे गिद्ध होते हैं, वो मृत जीवों को खाने के कारण वो अपमार्जक का कार्य करते हैं और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक भी माना जाता है, शुद्ध करते हैं उसे। ओके, यानी कि जो हमारा ये पारितंत्र है उसमें चाहे कोई भी छोटे से छोटा लेकर के बड़े से बड़ा तक जो जीव है वो महत्वपूर्ण है। ये हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हम निर्भर हैं एक दूसरे के ऊपर भी और वातावरण के ऊपर भी निर्भर है। एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। और ये हम इतने पास से जुड़े हैं कि अगर इसमें से किसी एक जीव को हटा दिया जाए तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी। जैसे आपके घर में से अगर छिपकली गायब हो जाए, मच्छर बढ़ जाएंगे। ओके, ऐसे अगर मेंढक को गायब कर दो, कीट बढ़ जाएंगे ना। तो ये गड़बड़ अगर थोड़ी सी हुई तो ये सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ये जो संतुलन बना हुआ कि किसी भी जीवमंडल में रहने वाले समस्त जीव जंतु, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो चाहे वो बड़े जीव हो, समस्त जीव जंतु अपने आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, और भौतिक वातावरण है उसको भी प्रभावित करते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। इसको हम पारितंत्र बोलते हैं। और इसमें हर एक जीव है वो महत्वपूर्ण है, जो पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक, ये तो हमने समझा कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है और पारितंत्र क्या है और पारितंत्र कैसे काम करता है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति के वितरण की। ये प्राकृतिक वनस्पति कहाँ पर कितनी पाई जाती है? तो जो प्राकृतिक वनस्पति है वो एक जैसी नहीं, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति में मुख्य तौर पे 3 प्रकार की होती है। एक तो हो गए पेड़, ठीक, यानी कि वन हो गए। दूसरे हो गए घास के मैदान,
तीसरे हो गए कंटीली झाड़ियाँ। तो ये एक बराबर नहीं है कि ये तीनों ही चीज़ें एक जगह पे पाई जाएगी। अब ये जो प्राकृतिक वनस्पति ये डिपेंड करती है तापमान और नमी यानी कि वर्षा के ऊपर, इनके ऊपर निर्भर करती है। तो दुनिया के प्रमुख वनस्पति के प्रकार जैसे जंगल, घास के मैदान, झाड़ियाँ हैं, इनके रूप में हम वर्गीकृत करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। भारी वर्षा वाले इलाकों में विशाल वृक्ष मिलते हैं, जैसे ये हो गया आपका अर्थ, ये होगी आपकी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के आसपास का जो इलाका है यहाँ पे भारी बारिश होती है पूरे वर्ष पर, तो यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। ओके, तो भारी बारिश वाले इलाके होते हैं, वहाँ पे लंबे चौड़े पेड़ पाए जाते हैं, घने पेड़ पाए जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर इन इलाकों में वन है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, क्योंकि जल आसानी से उपलब्ध होता है, बारिश ज़्यादा होती है। जैसे जैसे नमी की संख्या घटती जाएगी, पेड़ों का आकार, उनका घनत्व कम होता जाएगा। जैसे राजस्थान की बात करें, या राजस्थान को छोड़ दें, उससे पहले आप हरियाणा, पंजाब या फिर पश्चिमी यूपी की बात करें, यहाँ पे पेड़ है उतने घने नहीं होते, उनकी हाइट कम होती है। इससे कहीं ज़्यादा घने पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? केरला में, अंडमान निकोबार में, पूर्वोत्तर भारत में, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम बारिश होती है, तो थोड़े कम ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। राजस्थान में अगर जाएंगे, वहाँ पे बारिश सामान्य से भी कम होती है, तो वहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ अधिकतर पाई जाती है, या वो पेड़ पाए जाते हैं जिनके पत्ते छोटे होते हैं और जो कम पानी में सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, तो ये जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति, उनका वितरण एक समान नहीं है, ये डिपेंड करता है बारिश और तापमान के ऊपर। जैसे जैसे बारिश की जो मात्रा घटती जाएगी, वैसे वैसे पेड़ों की जो हाइट है वो कम होती जाएगी, पेड़ है कम घने होते जाएंगे, और जैसे राजस्थान जैसे शुष्क इलाकों में तो सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ ही पाई जाती है। तो ये हमने समझा प्राकृतिक वनस्पति क्या है और वो कैसे वितरित है। अब हम बात करेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हम क्या करें और हमारी सरकार क्या करे। जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप से पौधों और जानवरों के जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो रहे हैं, हो सकते नहीं, हो रहे हैं। जलवायु में बदलाव आया पिछले 100 से 150 वर्षों में, क्योंकि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ हमारा जो इंटरफेयर है वो भी बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ज़्यादा जनसंख्या मतलब है ज़्यादा लोग, और ज़्यादा लोग का मतलब है ज़्यादा पेट, और सभी पेट में भूख लगती है, मतलब हमें खाने के लिए ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमने वनों को साफ कर दिया, कृषि योग्य भूमि में बदल दिया। साथ साथ उद्योगों के विकास के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, कभी डैम बनाने के लिए, अलग अलग बहानों के साथ हमने जंगलों को साफ कर दिया। जंगल साफ होने का मतलब प्राकृतिक वनस्पति साफ हो रही है, जंगल साफ होने का मतलब जो वन्य जीव उनके घर साफ हो रहे हैं, यानी कि दोनों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं हम सभी। अब वनों की कटाई होगी, मिट्टी का कटाव, निर्माण संबंधी जो गतिविधियां हैं, जंगल की आग, सुनामी, भूस्खलन, ऐसे कुछ घटनाएं हैं, कारक है, जिनसे वन्य जीव तथा प्राकृतिक वनस्पति दोनों नष्ट होते हैं। ठीक, यानी कि इसमें से एक कारण तो रह ही गया, जैसे कृषि का जो विस्तार है उसके कारण भी वनों को हम काट रहे हैं, यानी कि पेड़ों की कटाई के कारण, या फिर मिट्टी का कटाव होता है, या निर्माण संबंधी गतिविधियां होगी, या विकास संबंधी परियोजनाएं होगी, जैसे डैम बना दिया, हाईवे बना दिया, या रेलवे ट्रैक बिछा दिया। कई बार प्राकृतिक तौर पर जंगलों में आग भी लग जाती है, या सुनामी आ गई, या भूस्खलन क्या होता है? लैंडस्लाइडिंग हो गई। तो इसके कारण, इन सभी के कारण जो प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास है वो नष्ट होते जा रहे हैं। इन संसाधनों के विलुप्त होने की प्रक्रिया को ये सभी कारक तेज करते हैं। और एक अन्य प्रमुख चिंता का विषय यह कि विशेष प्रजातियों की संख्या में एक भारी गिरावट भी आई है पिछले कुछ वर्षों में। कुछ विशेष प्रजातियां, उनकी संख्या कम हो गई, जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, कुछ ही जगहों पर दिखाई देता है। ओके, क्यों कम हो गए? क्योंकि ये भी कारण है, इसके साथ साथ अवैध शिकार भी एक बड़ा कारण है। और बड़ा कारण तो यही है कि वन साफ होते जा रहे हैं। वन साफ हो गए तो ये रहेंगे कहाँ? जैसे वो बाहर निकलेंगे शिकार कर दिया जाता है। तो ये कारण है जिसके कारण हमारे लिए जरूरी हो गया कि हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों दोनों का संरक्षण करें। तो इसके लिए सरकार कई सारे प्रयास भी करी है, कई सारी कोशिशें भी करी है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जीवमंडल निश्चय, ये सब कुछ स्थापित किए गए। किसके लिए? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों की रक्षा के लिए। जैसे नेशनल पार्क बना दिए, तो ये सैकड़ों हजारों जो एकड़ जमीन में बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर शिकार की मनाही होती है, पेड़ों को काटा नहीं जाता, अगर काटा जाता है तो उसी प्रजाति के एक पेड़ को लगाया जाएगा, उसकी देखभाल की जाएगी। ओके, तो ये एक प्रयास है कि प्राकृतिक वनस्पति उसकी भी हम सुरक्षा कर पाएं, संरक्षण कर पाएं, और साथ साथ वन्य जीवों का भी संरक्षण कर पाएं। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण संसाधनों को कम होने से बचाने के लिए घाटियों, आर्द्रभूमि, झीलों के संरक्षण की भी आवश्यकता है, और सरकार इस दिशा में भी प्रयास करी है। सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव जैसे जागरूकता कार्यक्रम भी इसी उद्देश्य के साथ शुरू किए गए। सामाजिक वानिकी का अर्थ है कि गाँव में जो पंचायती जमीन होती है या किसानों को शामिल किया जाता है कि आप पेड़ लगाइए। इसमें सरकार है उस पेड़ को मतलब पौधा देती है,
उसकी देखभाल किसान को करनी होती है, ग्रामीण लोगों को करनी होती है, और उसके बाद उसका बड़ा हिस्सा है, यानी पेड़ जब विकसित हो गया, काटने के बाद जो पैसा मिलेगा, बड़ा हिस्सा है वो उसी के पास रहेगा, उसी किसान या उसी ग्रामीण के पास रहेगा। ओके, तो ये सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है, यानी कि समाज को शामिल करके वनों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ साथ वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किया जाते हैं, इससे भी बच्चों को, लोगों को जागरूक किया जाता है वनों के प्रति, उनके उत्तरदायित्व को लेकर के, उनके कर्तव्य को लेकर के। स्कूली बच्चों को प्रकृति शिविरों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दिल्ली की बात करें तो अभी पिछले 2 वर्षों से नहीं जा पा रहे, अन्यथा लगभग ज़्यादातर स्कूलों में से 9th के बच्चे टूर पे जाते थे। कभी वो उत्तराखंड जाते थे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ पे जाते थे, या फिर वो राजस्थान में सरिस्का जाते थे। मैं खुद गया हूँ 2 बार, लेकिन पिछली 2 बार से हो ही नहीं पा रहा है। तो ये क्यों लेके जाया जाता है ऐसे इलाकों में? ताकि बच्चे इस चीज़ को समझे कि प्राकृतिक आवास कितना सुंदर है, वहाँ का वातावरण कितना शुद्ध होता है, और कैसे हम इसमें योगदान दे सकते हैं। इसके साथ साथ कई देशों ने व्यापार के साथ साथ जो पक्षियों और जानवरों की हत्या के खिलाफ कानून भी पारित किए। भारत सरकार ने भी 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया है। इसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है ताकि वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके। भारत में शेरों, बाघों, हिरणों, भारतीय सारंग, मोर को मारना गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। इस बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CITES है, उसकी स्थापना की गई, और इसका मुख्य उद्देश्य कि ऐसे जानवरों और पक्षियों की सूची तैयार करना जिनका व्यापार निषिद्ध है या फिर जिनकी संख्या कम हो रही है, और इसी के आधार पर सरकार को सूचना दी जाती है ताकि इस संबंध में कदम उठाए जा सके। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन आसान थी। ठीक, अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट पर बेस्ड बेहद आसान से प्रश्नों को। आज की इस वर्कशीट में 3 बेहद ईजी क्वेश्चन दिए गए। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है कि पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। किन्हीं 2 को हमें लिखना है कि क्या कदम उठाए। पहला, देश भर में अनेक राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई। ओके, इससे वन्य जीवों का भी संरक्षण हो पा रहा है और प्राकृतिक वनस्पति उनका भी संरक्षण हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिकार और पेड़ों की कटाई पर रोक होती है। दूसरा, भारतीय सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी पारित किया है। ओके, यानी कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो पारित किया है। इसके तहत भी वन्य जीवों के शिकार के ऊपर रोक लगाई गई है, कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं भारतीय सरकार ने वन्य जीवों तथा पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए। ठीक, उसके बाद दूसरा सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए कोई 3 उपाय है वो हमें सुझाना है, यानी कि भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए 3 तरीके सुझाइए। तो पहला, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा, हम पर्वतीय इलाकों में सीढ़ीदार कृषि करके भूमि कटाव को रोक सकते हैं, जैसे पर्वतीय इलाकों में रहते हैं तो वहाँ सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए। तीसरा है, जो शुष्क इलाके हैं जैसे रेगिस्तान हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पर हम रक्षण मेखला लगाकर भी मृदा संरक्षण कर सकते हैं, भूमि संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि जब हम रक्षण मेखला मतलब पंक्ति में पौधे लगाएंगे तो इससे हवा की गति कम हो जाएगी और हवा के साथ मिट्टी बह नहीं पाएगी। ओके, तो पिछली वर्कशीट में हमने भूमि संरक्षण की बात की थी, तो ये कुछ भूमि संरक्षण के उपाय हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा। तीसरा प्रश्न दिया गया, पारिस्थितिकी या पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, इकोलॉजी क्या होती है? तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, उसे हम बोलते हैं पारितंत्र। ठीक, यानी कि वो तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ, पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।